Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy, and healthy. Welcome you here in today's session. We are going to begin chapter number 5, the new chapter regarding the argumentative writing. In this chapter, we specifically study about the writing the paragraphs and writing an essay, right? My dear students, first of all, let me begin with what is an argumentative writing. Argumentative writing है क्या? जैसे कि इसकी नाम से जाहिर है कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग यानी कि ऐसी राइटिंग जिसमें आप दलाइल दें, दलील से बात करें, राइट? आर्गुमेंट्स मींस दलाइल, दलील, दलील से बात करते हैं, आप दलाइल से बात करते हैं, जस्टिफिकेशन से बात करते हैं, रीजनिंग से बात करते हैं। आप किसी को भी कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, किसी को कोई चीज समझाते हैं, बेसिकली आप उसको आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं, दलाइल दे रहे होते हैं। जज साहब के सामने खड़े हैं, उससे क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप उसको दलाइल दे रहे हैं। वकील साहब से कुछ पूछ रहे हैं तो वकील साहब को दलाइल देने पड़ रहे हैं। अब वो कुछ आपसे पूछते हैं तो आपको जस्टिफिकेशन, रीजन कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, राइट? किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसी पोजीशन है जहां पे कि अगले के सामने आपकी पोजीशन आपने अपनी क्लियर करनी है, तो आपको दलाइल देने होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दलाइल जो है वो कैन बी फॉर और अगेंस्ट। दलाइल जो है वो किसी के फेवर में भी हो सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। वैसे ही कि जैसे जज साहब के सामने एक पार्टी का वकील उसके हक में दलाइल दे रहा होता है कि जज साहब, इसने मर्डर नहीं किया है, जबकि दूसरी पार्टी कह रही होती है जज साहब, हमारे पास सबूत है, हमने सबूत पेश किए कि इसी ने मर्डर किया है। तो दलाइल जो है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट कैन बी इन फेवर और अगेंस्ट, राइट? आपको जो क्लेम है उसके हक में भी हो सकते हैं और आपके क्लेम के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। आपके दावे के हक में, दावे के अगेंस्ट में, दोनों सूरतों में हो सकते हैं आर्गुमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटेटिव एसे राइटिंग एकेडमिक राइटिंग का एक अहम हिस्सा है। यूजुअली स्कूल लाइफ के अंदर, ए लेवल्स, ओ लेवल्स के अंदर, खास तौर से ओ लेवल्स और ए लेवल्स के अंदर जो अर्ली क्लासेस होती हैं, उसी के अंदर पढ़ा दिया जाता है कि हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कैसे करते हैं, नैरेटिव राइटिंग कैसे करते हैं, डिक्लेरेटिव राइटिंग कैसे करते हैं। ये तमाम जो डिफरेंट राइटिंग के स्टाइल्स हैं, ये सब चीजें सिखाती जाती हैं। ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेज हैं, लेकिन आप लोगों का लकीली सिर्फ एक ही टाइप है, दैट इज आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। सो आप लोगों की बचत हो गई कि आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एसे यहाँ स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जब भी हम करते हैं, ये आर्गुमेंटेटिव एसे राइटिंग जब भी करते हैं, इट हैज थ्री पार्ट्स, राइट? एसे राइटिंग के वैसे भी थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, IBC, right? IBC, introduction, body and conclusion, IBC। कितने गए सी? IBC, introduction, body, conclusion. Is this okay? So there are three parts when we write an essay. First of all, the first part, first paragraph is introduction, और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन। ये एक एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के हो गए। और बीच में जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी ऑफ द एसे कंप्राइजिंग डिफरेंट लाइक सेवरल पैराग्राफ्स। बॉडी के अंदर कई पैराग्राफ्स हो सकते हैं, राइट? एक से ज्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ, लास्ट में कंक्लूजन एक पैराग्राफ, लेकिन बीच में बॉडी के अंदर एक से ज्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं। तो ये तो एक स्केच हो गया जो कि मैंने बताने की कोशिश की आपको, स्ट्रक्चर या स्केच या स्केलेटन ऑफ द एसे, राइट जी? तो यहां मैंने ये बताने की कोशिश की कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन
these are the three parts जिसपे कि ऐसे मुश्तमिल होता है। This is also the important part that I'm highlighting on the screen. So, my dear students, I have highlighted all the important areas of this particular beginning, this particular overview about the argumentative essay. Argumentative essay has, as usual, three parts, three sections. Introduction, the first paragraph, then the body comprising one or more than one paragraphs, and then conclusion comprising one paragraph. Right? This is the structure. Introduction would start with an interesting facts or a hook sentence followed by supporting sentences. Introduction जो है वो एक interesting किस्म के किसी fact से start होता है, किसी interesting बात से start होता है, जो कि एक तरह का हुक का काम देता है, यानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि तमाम आइडियाज से लिंक अप होते हैं। यहाँ हुक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हुक आमतौर से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसी चीज होती है जिससे कि तमाम चीजें लटक रही होती हैं या बेस करती हैं उस हुक के ऊपर। ठीक है, जैसे आप हुक कोई बनाते हैं, हुक लगाते हैं कि एस नुमा होता है, आप उस हुक से कोई चीज लटका देते हैं। इसी तरह से इंट्रोडक्शन एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या हुक सेंटेंस पर मबनी होता है, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट आइडिया पर मबनी होता है कि जिसके साथ तमाम सपोर्टिंग आइडियाज पर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यू गॉट द पॉइंट। हम आगे जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए फिर उसी के साथ ही हम फिर अपना एक क्लेम सेट कर रहे होते हैं कि ऑथर का क्लेम किस चीज पे है, हम क्लेम किस चीज पे कर रहे हैं इस वक्त। राइट, हमारा जो है वो दावा क्या है, हम किस दावे को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके हम दलाइल देना चाहते हैं। सो इंट्रोडक्शन हो गया, देन मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी। Body of the essay would be divided into carefully structured paragraphs. एक से ज्यादा पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा और हर पैराग्राफ, each paragraph starting with the topic sentence. हर जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होगा। हर पैराग्राफ का अपना एक टॉपिक सेंटेंस होगा। जो पहला सेंटेंस होगा वो टॉपिक सेंटेंस होगा, उसके बाद उस पैराग्राफ के अंदर उस टॉपिक सेंटेंस से रेलेवेंट डिटेल्स दी हुई होंगी। राइट, ईच विद देयर सेपरेट सपोर्टिंग, यानी हर पैराग्राफ की अपनी सपोर्टिंग होगी। राइट, अपना काउंटर एंड रिबटल ऑफ आर्गुमेंट होगा। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि काउंटर क्या है और रिबटल क्या है। और लास्ट में लास्ट पैराग्राफ हमारा कंक्लूजन होगा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, जिसमें हम पूरे ऐसे को समराइज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट किया उसकी हम समराइज करके और हम उसका रिकमेंडेशंस दे देंगे। राइट, the summary and recommendation will be presented in the last paragraph of conclusion. So this is the structure. The first paragraph comprising the introduction,
second comprising second part is the body comprising several paragraph, और हर paragraph जो body का है वो start होगा अपने topic sentence से, right? और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन, जिसके अंदर के हम समरी और रिकमेंडेशंस देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का जो एसे है उसका। और मैं फिर रिपीट करता चलूं कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग क्या है। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग बेसिकली एक ऐसी राइटिंग है जिसके अंदर आप लोगों को परसुएट करें, कन्विंस करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, अट्रैक्ट करें। अब मार्केटिंग वगैरह की जो चीजें होती हैं, राइट, कम्युनिकेशन होती है रोजमर्रा की, आप एक दूसरे को कन्विंस कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशन के जरिए से, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो मार्केटिंग के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की जानिब, अपनी सर्विसेज की जानिब कन्विंस कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं खड़े हुए हैं तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आपके दलाइल हैं बात करते हुए, या फाइलों के अंदर तो आपके बेसिकली दलाइल मौजूद हैं, आप कन्विंस कर रहे हैं आर्गुमेंट्स के जरिए से जज साहब को सामने कि जनाब आपका मौकफ सही है, आपका दावा सही है, चाहे आप उसके फेवर में बात कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, राइट? सो argumentative writing is the writing in which we persuade the people, convince the people, motivate the people, or inspire the people, or guide the people, or attract the people towards our viewpoint, towards our arguments, towards our claim, towards our products, towards our services, अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, अपनी बातों के दावे की जानिब लोगों को कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये जो हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, हम दलाइल के जरिए से मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो इसे हम आर्गुमेंटेशन कहते हैं, और लिखेंगे अगर इसको तो इसे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कहते हैं। ऑलराइट, नाउ दिस इज क्लियर कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है क्या। सो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग वो है कि इसके जरिए से आप लोगों को कन्विंस करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, गाइड करें, ठीक है, अट्रैक्ट करें, राइट? सो इज दिस ओके? यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, आई नीड अ फीडबैक हियर। ऑल क्लियर माय डियर्स? ओके, सो व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव राइटिंग हमने स्टडी कर लिया कि ऐसी चीज में दलाइल दिए जाएं, जस्टिफिकेशन दिए जाएं, रीजंस दिए जाएं, अपने जानिब किसी चीज को अट्रैक्ट किया जाए, किसी शख्स को, किसी कुछ लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, कायल किया जाए, अपनी जानिब कायल किया जाए, ठीक है, उसे हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कहते हैं। ऑल राइट, नाउ कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट्स। As I said earlier, कि arguments are the part of our everyday life, everyday conversation, everyday writing. ऑफिस में है तो बॉस को कायल करना है, समटाइम्स सबऑर्डिनेट्स को कायल करना है, समझाना है, उन्हें मोटिवेट करना है। टीचर्स हैं, क्लास में स्टूडेंट्स को कायल करना है, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है, परसुएट करना है। कस्टमर्स के सामने है तो कस्टमर्स को परसुएट करना है कि बाजी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, इससे अच्छी क्वालिटी नहीं है, और ये बाजी सबसे इकोनॉमिकल प्राइस में दे रहे हैं हम आपको, राइट? इससे कम कीमत आपको नहीं मिलेगी, राइट? अब ये जो बाजी को कायल कर रहे हैं, ये सारा आपका बेसिकली परसुएशन है, आप कन्विंस कर रहे हैं बाजी को, राइट? बीइंग अ कस्टमर, आप उनको कन्विंस कर रहे हैं। इसी तरह से आप निगोशिएट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, लोगों से निगोशिएट करते हैं, तो निगोशिएशन में भी एक दूसरे को कन्विंस करते हैं,
कई सप्लायर्स है आपके सामने, उसको रीजनिंग दे रहे हैं कि भाई इतना महंगा नहीं है, तुम महंगा दे रहे हो, सस्ता कर दो, इतना नहीं, इतने में होता है, और लोग इतने में दे रहे हैं। तो आप जगह जगह पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को दलाइल दे रहे हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं। कई सबऑर्डिनेट है तो बॉस को कायल कर रहे हैं, बॉस 5 साल से काम कर रहा हूँ बड़ी मेहनत से, प्रमोशन मेरा हक बनता है, मैं क्वालिफाइड भी हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, मैंने इतने अरसे से जॉब में कर रहा हूँ, मेरे ACRs देखिए, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अभी क्या कर रहे हैं आप? कायल कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट्स के जरिए से, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चीजों को आप रीजनेबल तरीके से, लोगों को रीजनेबल तरीके से कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं, उनको एविडेंस देते हैं, जिसके जरिए से हम अपने ऑडियंस को अपील करते हैं कि जनाब ये मेरा दावा है, राइट। और उस दावे के जरिए से आप उसको परसुएट करते हैं अपने ऑडियंस को। हम लोगों को, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाई वी परसुएट द ऑडियंस, हम क्यों परसुएट करते हैं, राइट। हम क्यों परसुएट करते हैं लोगों को, रीजन क्या होता है? हम लोगों को इसलिए परसुएट करते हैं कि हम उसके जरिए से इशू को एनालाइज करते हैं, इशू को, प्रॉब्लम को पेश करते हैं, एस्टैब्लिशिंग अ बिलीफ, राइट। हम किसी बिलीफ को हम एस्टैब्लिश करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, राइट। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, राइट। इसके अलावा एक्सप्रेसिंग और डिफेंडिंग अ व्यू पॉइंट, या तो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपना व्यू पॉइंट, या डिफेंड कर रहे होते हैं, राइट। या हम अपना दावा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि जनाब ये चीज ऐसे है, या डिफेंड कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कन्विंसिंग them टू चेंज और अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। और हम अपने दलाइल के जरिए से, अपने परसुएसिव दलाइल के जरिए से, क्लेम के जरिए से हम कन्विंस कर रहे होते हैं कि या तो हमारे हक में आप एक्सेप्ट कर लें कि हम सही हैं, राइट, और उसके मुताबिक आप एक्शन करें, ठीक है, अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। So these are the objectives why like we persuade the audience। हम क्यों persuade करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में अपने ऑडियंस को, अपने सामने वाले को? My dear students, constructive arguments is an art, right? आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, पेश करना एक आर्ट है, एक फन है, राइट। ये एक फन है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। लोग आर्ग्यूमेंट्स देते देते ना लड़ना शुरू हो जाते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सो आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं विदाउट बीइंग कम्बैटिव, विदाउट झगड़े के। लोग दलाइल देते देते एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। आप सोचिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जज के सामने आप वकील आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, या लड़ रहे होते हैं, या दस्तगिरबा होते हैं, नहीं होते ना। तो कंस्ट्रक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स इज एन आर्ट, ये एक फन है। इसके जरिए से आप लोगों को कन्विंस करते हैं। ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए जिससे कि आपस में फड्डा हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ज्यादातर, आपने देखा होगा। और क्या होगा कि आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते करते क्या होता है, एक दूसरे के साथ फड्डे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो कहता है ऐसा, वो कहता है ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, गाली गलौज, उसके बाद हाथापाई, और फिर उसके बाद पंच और लूट फूट से मुक्के सब स्टार्ट। सो कंस्ट्रक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स वैसे ही एक आर्ट है जैसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लॉयर जज साहब के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है, हालांकि दोनों पार्टियां, मुखालिफ पार्टियां खड़ी हैं, और उनमें से किसी एक आध ने हो सकता है कि मर्डर ऑर्डर भी किया हुआ हो,
इसके बावजूद वो अपने ऑर्गुमेंट्स के जरिए से, दलाइल के जरिए से एक दूसरे को कन्विंस कर रहे होते हैं, ना कि झगड़े के जरिए से। राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्गुमेंट्स का मतलब दलाइल देना है, अपने दावे के हक में दलाइल देना है, झगड़ा करना नहीं है। कम्बैटिव का मतलब होता है झगड़ा करना। राइट। सो तो ये लॉयर्स का जो स्टाइल आप देखते होंगे आमतौर से, तो लॉयर्स कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जैसे आपके सामने कन्विंस कर रहे होते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं और आर्ग्यूमेंट्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर पीआरसीएम का रोल क्या है। फिर से आ गया पीआरसीएम, ये जान नहीं छोड़ेगा। राइट। इसने शुरू किताब के पहले पेज से स्टार्ट किया है और किताब के लास्ट पेज तक ये जाएगा। ये देखें, ये पर्पस और रीडर तशरीफ ले आए। राइट। पर्पस एंड रीडर। सो पीआरसीएम का मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया। तो यहां पे भी जब आप लिखते हैं तो क्या पर्पस है और किसके लिए लिख रहे हैं। राइट। ओके। So, my dear student, the purpose for argumentative writing is कि why something need to be said। ये जो मैं कहता हूं why something need to be said, ये पर्पस ही तो है कि मुझे कुछ चीज कहने की जरूरत क्यों पेश आई, तो मेरा पर्पस है। मुझे लेक्चर देने की जरूरत क्यों पेश आई, ये मेरा पर्पस है। आपको जवाब देने की जरूरत क्यों पेश आई, वो आपका पर्पस है। एग्जाम में कोई सवाल आया है, ठीक है, तो वो पर्पस है उसका। आप उसका जवाब दे रहे हैं, उसका पर्पस है। राइट। उसके सवाल का है पर्पस क्या जी, आपको एग्जामिन किया जाए, और आपका जवाब देने का पर्पस है कि जी आपको मार्क्स लेने, पास करना है पेपर। राइट। So, my dear students, whenever you are writing either the argumentative writing, the purpose of argumentative writing, first सबसे पहले ये है कि मेरा पर्पस क्या है। Why something need to be said, मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, आप लोग बड़े होशियार हैं, बच्चे बच्चे आजकल के जो छोटे छोटे से है ना, वो पर्पस देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। राइट। जो मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं कि मामा जो है अपने 2-3 साल के बच्चे को जो है वो थोड़ा सख्ती से बता रही होती हैं कि बेटा फ्रेश को हाथ नहीं लगाना है, इसमें करंट आ रहा है, करंट लगेगा, तुम्हें काटेगा ये। तो वो आजकल का जो 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो बहुत होशियार हो गया है। वो कहता है नहीं मम्मा, मुझे पता है आप क्यों कह रही है, मीन्स कि मुझे पर्पस पता है आपका कि क्यों कह रही है। मुझे पता है इसमें करंट नहीं है, इसमें तो आइसक्रीम रखी है आपने। राइट। अब ये क्या हुआ, बेसिकली उसने पर्पस समझ लिया कि मम्मा के जहन में क्या पर्पस है और मुझे क्या पर्पस बता रही है। राइट। सो दिस इज व्हाट के माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी को कोई आर्गुमेंट दिया जाता है तो उसका एक पर्पस होता है, और बोलने वाले को भी पता होता है कि इसका पर्पस क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं, और सुनने वाले को भी पता होता है कि ये जो बता रहा है इसका पर्पस क्या है, और ये कह के ये बात करके क्या बताना चाह रहा है, या ये बात करके क्या चीज छुपाना चाह रहा है, इसके पीछे मिथ क्या है इसकी। राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई आर्गुमेंट करते हैं, बात करते हैं, कोई दलाइल देते हैं, तो उसका एक पर्पस होता है। ठीक है। पर्पस के बगैर तो हम मुंह नहीं खोलते गालिब। राइट। बेसबब हम लब हिलाते नहीं गालिब। राइट। बेसबब हम लब हिलाते नहीं गालिब। राइट। आगे वाला नहीं कहूंगा शेर, ठीक है, अगला वाला थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या है कि कोई ना कोई पर्पस होता है आपके लब हिलाने का, आपके होंठ हिलाने का, आपके जबान के चलने का, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। ठीक है। तो जनाब, इसीलिए कहा गया है जब भी आप कुछ लिखते हैं, जब भी आप बोलते हैं, उसकी कोई ना कोई पर्पस होता है।
राइट। और दूसरी बात, इसका रीडर कौन है, इसका लिसनर कौन है, फॉर होम इट इज एट टारगेटेड। ठीक है, फॉर होम इट इज बीइंग टारगेटेड, यानी हम किसके लिए ये बात लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, राइट। तो ये चीज भी देखनी होती है कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं, हमारा रीडर कौन है, हमारा लिसनर कौन है, क्योंकि आप हमेशा अपने रीडर के मुताबिक, अपने लिसनर के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अम्मी जान खड़ी है तो उससे रेलेवेंट बात करेंगे, अब्बू जान खड़े हैं तो उससे रेलेवेंट बात करेंगे, टीचर के सामने बात करें तो उनसे रेलेवेंट बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर की बातें मोहल्ले वालों को बता रहे हो, मोहल्ले वालों की बातें जो है ना वो किसी दोस्तों को बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है, तो हर जगह आप ऑडियंस को देख के, रीडर को देख के उसके मुताबिक बात करते हैं, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पर्पस के मुताबिक बात करते हैं, अपने रीडर, अपने ऑडियंस के मुताबिक बात करते हैं, और इसी जरिए से आप बेसिकली परसुएट करते हैं अपने रीडर को। अगर आपका रीडर आपका लिसनर के मुताबिक, उसके पर्पस के मुताबिक और उस ऑडियंस के मुताबिक बात नहीं हो तो फजूल है बात करना। तो आप बेसिकली पर्पस ओरिएंटेड और रीडर यानी ऑडियंस ओरिएंटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करते हैं, उसके सामने रखते हैं जो उससे रेलेवेंट हो, ताकि अपने की गोल को अचीव कर सकें, राइट। सो आपका पर्पस और आपका रीडर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उनके मुताबिक फिर आपके कंटेंट्स होंगे, आपके पर्पस और आपके रीडर के मुताबिक आपके कंटेंट्स होंगे, यानी आप जो लिखेंगे या बोलेंगे वो आपका पर्पस और आपके रीडर यानी आपके ऑडियंस के मुताबिक होंगे। बात भी सही है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं या लिखते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपका पर्पस के मुताबिक, ठीक है, और आपका ऑडियंस के मुताबिक आप आंसर लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल दी गई है कि पर्पस और रीडर्स के मुताबिक कैसे कंटेंट्स आपके होंगे। नंबर वन, इफ द ऑडियंस इज डिफेंसिव, अगर ऑडियंस अपना दिफा कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, writer might just want to share the viewpoint with concrete facts and evidences with choice of decision rather than convince them for an action. ऑलरेडी अगला बंदा आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, अपना दिफा कर रहा है, तो फिर ज्यादा हमें जस्टिफिकेशन रीजन की ज्यादा जरूरत पेश नहीं आती है, आप जस्ट उसको अपना व्यू पॉइंट दीजिए, ठीक है, एविडेंसेस दीजिए, वो मान जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा, आपको, क्योंकि वो वैसे ही दिफाई उस पे है, वो वैसे ही वो एक्सेप्ट कर रहा है आपकी बात को। लेकिन a scientific research study can claim certain hypotheses to be true based on some experimental findings rather than hearsay report. hearsay report कहते हैं सुनी सुनाई रिपोर्ट, मुझे उसने कहा है तो मैंने ये किया है, मुझे उसने बोला है तो मैंने ये किया, ये हेयर से रिपोर्ट कहलाती है। सुनी सुनाई रिपोर्ट को हेयर से रिपोर्ट कहते हैं। दिस इज, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है इसके मुकाबले में, उसके अंदर आपको क्लेम बाकायदा देना पड़ता है, बाकायदा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, कई हाइपोथेसिस देने पड़ते हैं, कई ऐसे ऐसी आपको दावे देने करते पड़ते हैं, बताना पड़ता है, प्रूफ देने पड़ते हैं, एविडेंसेस देने पड़ते हैं, जिसके जरिए से आप अपनी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग को ट्रू साबित कर रहे हो। क्योंकि लेबोरेटरी की कोई साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल फंडिंग से बेस करती हैं, वो कोई सुनी सुनाई रिपोर्ट के ऊपर बेस नहीं करती हैं कि मुझे उसने बताया था कि जनाब HCl का कलर जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरीन का जो है ना वो कॉम्बिनेशन से कलर चेंज होता है तो पिंक हो जाता है। नहीं, किसी कहने की बात नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड के अंदर आपको अपने एक्सपेरिमेंटल जो फाइंडिंग होती है उसको सामने रखते हुए एग्जैक्टली प्रूफ के साथ आपको प्रेजेंट करना होता है, राइट। यू गॉट इट। तो कन्विंस करने के लिए भी ना कुछ तरीका, कुछ एविडेंसेस, कुछ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, कोई
चाहिए होती है, राइट। नॉर्मली तो आप किसी को कहेंगे, कोई बात कही आपने मान ली, लेकिन कोई साइंटिफिक केस स्टडी है तो जब तक कि कोई इसका एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग नहीं है तो कोई इसको बिलीव नहीं करेगा, राइट। कोई कहता है किसी को जिसको शुगर हो गई है, वैसे कोई आप हाँ हूं कर दे, हाँ अच्छा नहीं, और ये एक अलग चीज है, आपने कह दिया ठीक है, अफसोस का इजहार भी कर दिया। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे वो नहीं मानेगा, वो कहेगा भाई मुझे रिपोर्ट चाहिए, देखूंगा कि कितनी है और किस किस्म की है, रैंडम कैसी है शुगर, और फास्टिंग में कैसी है, पूरा वो साइंटिफिक रिसर्च देखेगा, एक्सपेरिमेंटेशन देखेगा, लेबोरेटरी टेस्टिंग देखेगा, उसके बाद जाके वो कहेगा कि हाँ इसका इस तरह का शुगर है और इसका इलाज इस तरह से है, राइट। डन है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लेम। क्लेम का मतलब है दावा। हम जिंदगी में दावे तो करते ही रहते हैं, राइट। कुछ दावा, कभी कुछ दावा, कभी कुछ दावा। मैं सीए कर लूंगा, आइंदा 3 साल में 4 साल में मैं सीए हो चुका हूंगा, ऐसे ही है ना। और फिर आंख खुल जाती है मामा कह रही होती बेटा क्या किससे बातें कर रहे थे। तो पता चला कि अभी से सीए की जो पर्क्स है, सीए के जो बेनिफिट्स हैं, सीए की जॉब की जो अय्याशी है, सीए की जॉब के जो मजे हैं और जो आपकी जबरदस्त लाइफ है, वो ख्वाबों में भी आ रही होती है, राइट। तो जिसकी वजह से जो है ना, घर वाले कह रहे होते बेटा रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हो, ठीक है। यस, राइट नाउ तो आपको रात को ख्वाबों में भी लेक्चर्स आ रहे होते होंगे तो भाई आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग क्या है, हाँ। या ताहा पटिया के लेक्चर्स आते होंगे खास तौर से, या हसन मारफानी के लेक्चर्स आते होंगे, हैं, या जिशान साहब की भरपूर जोरदार आवाज आती होगी आपको, हाँ। सही साहब तो बेचारे हल्के फुल्के अंदाज में जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, ख्वाब भी अकाउंटिंग की आती है। ख्वाब भी स्टैटिस्टिक्स की आती है, ख्वाब भी इकोनॉमिक्स की आती है, ख्वाब भी जो है ना वो इसकी आती है अपनी, आईटीबी की आती है, बिजनेस राइटिंग की आती है, हैं? चले, अच्छा है, ये भी दिन गुजर जाएंगे, हैं? ये भी यादगार दिन गुजर जाएंगे। हम भी जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, खैर स्टूडेंट तो अभी भी हैं, हम स्टिल ट्राइंग, मैं कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहूं, पढ़ता रहूं, कि जब तक आप लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप जवान हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी लर्निंग में इजाफा हो रहा है। और लर्निंग छोड़ दी तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ खत्म हो गई, तरक्की नहीं होगी। तो पढ़ते रहना चाहिए आदमी को, चाहे डिग्री के लिए पढ़े या नॉलेज के लिए पढ़े। यस यस यस, सब याद आता है, सब याद आता है, एक एक चीज याद आती है। ओके जी, क्लेम, दावा। क्लेम इज द पोजिशन टुवर्ड्स द कंटेस्टेड इशू। जिस मामले में कंटेस्ट चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, या फड्डा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उस पोजीशन को कहते हैं क्लेम, जिस पे कि मसला चल रहा है। मेरा दावा यह है कि मेरे मौक्कल ने, मेरे वकील ने, मेरे जो मौक्कल है, मेरा जो है, ये मुजरिम नहीं है, इसने, इस पे सिर्फ इल्जाम है, इसने मर्डर नहीं किया है। दूसरी पार्टी कहती है नहीं हमने तो देखा है, यही है। तो अब ये क्या है, दोनों अपने अपने दावे पे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, और उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये तो मासूम लोग हैं, ये तो सिरे से कुछ करते ही नहीं है, इन जैसा कोई मासूम ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि
पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी और ये सब लोग करप्ट हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान पे इतने कर्जे चढ़े। और ये आपके एमएनएज एमपीएस मिनिस्टर्स और वो लोग कहते हैं कि नहीं, करप्ट नहीं है, राइट, इन्हीं की वजह से तो पाकिस्तान चल रहा है। तो अब ये क्या है कि अपना अपना हमारा दावा है, क्लेम है, हम अपने दावे के हक में बयानात देंगे और सपोर्ट करेंगे अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपने वैल्यूज, राइट, अपने बिलीव्स, अपने assumptions के जरिए से हम अपने दावे को प्रेजेंट करेंगे। राइटर जो होता है might want to consider taking a position based on his or her knowledge, experience, values, beliefs, assumptions, इसकी बेसिस पे वो दावा कर रहा होता है। A well-written claim would need to be backed by evidences. एक well-written जो claim होता है उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं, क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, साख चाहिए होती है, एविडेंसेस चाहिए होते हैं, कॉमन ग्राउंड चाहिए होते हैं, गवाही चाहिए होती है, डेटा चाहिए होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए होती है। हवा में नहीं होता, हवा में नहीं होता ये सब चीजें, राइट, हवाई बातें नहीं होती हैं ये सब। यू गॉट द पॉइंट? सो क्लेम जब भी करेंगे हवा में नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। आप कह रहे हैं कि फलां ने मर्डर किया है या फलां को शुगर हो गई है, या एग्जाम में आप चैलेंज करते हैं कि जी मेरे नंबर कम आए हैं, मैंने तो पूरा पेपर किया है, तो फिर आपके पास क्लेम के लिए कोई डेटा, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई सबूत, कोई एविडेंसेस होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हमारा टॉपिक है, हम इसके ऊपर लिख रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रीसेंट बज, कि क्लाइमेट चेंज जो है ना आजकल के दौर का एक कॉमन डिस्कशन का टॉपिक है। बज कहते हैं ऐसी चीज जो मशहूर हो जाए, ठीक है, जैसे आईटी 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 मशहूर हो गया, बज वर्ड है ये, ठीक है। सीए हर कोई कह रहा है सीए करना है, ठीक है, तो अब सीए क्या है, बज वर्ड बन गया है। तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंज जो है ना, माहौलियाती तब्दीली जो है, ये भी एक ऐसा वर्ड बन गया जो हर खास आम की जबान पर है। अब मुझे अपने स्टेटमेंट को अगर प्रूव करना है मुझे, तो क्लेम जो है ये हवा में बातें नहीं होगी, क्लाइमेट चेंज इज रिसेंट बज। मुझे उसके लिए क्लेम के लिए मुझे कुछ एविडेंसेस देने होंगे, कि जैसे मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरनमेंट बाय 10%, कि अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दें, राइट, तो हमारा एनवायरनमेंट 10% सेव हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के जलने से, प्लास्टिक की नालियों में फंस जाने से, सेवरेज में फंस जाने से, प्लास्टिक का धुआं लोगों के फेफड़ों में जाने से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, जिससे कि हमें हमारे जिंदगी को जगह जगह पे प्रॉब्लम्स दरपेश है। तो ये एक क्लेम बन सकता है कि मैंने यहाँ एविडेंसेस दिए हैं कि अगर प्लास्टिक को खत्म कर दिया जाए तो 10% हम अपनी लाइफ को सिक्योर तरफ लेके जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। यू गॉट इट? सो अब ये एक साइंटिफिक स्टडी, कुछ बेसिस है इसकी, तो अब ये सही होगा। तो क्लेम के लिए मुझे कुछ सबूत देने होंगे, कुछ एविडेंसेस देने होंगे, कुछ एस्टैब्लिश करनी होगी बात, जिसके जरिए से मैं मेरी बात को लोग एक्सेप्ट कर सकें। मैं हवा में कह दूं कि क्लाइमेट चेंज इज अ रीसेंट बज, यार क्लाइमेट बड़ा खराब हो गया है, यार क्लाइमेट बड़ा गंदा हो गया है, यार आजकल का क्लाइमेट कैसा हो गया, यार देखो गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो भाई मुझे अगर क्लेम करना है तो मुझे फिर बताना होगा कि क्यों हो रहे हैं, ग्लेशियर्स गल रहे हैं, बताना होगा कि जी हमारे ग्लेशियर्स कितनी तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। तो जब ये सब होगा तो फिर गर्मी तो होगी,
आपकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं खतरनाक हद तक जा रहा है, आपके एटॉमिक रिएक्टर्स बिजली बना रहे हैं, ठीक है, और कई चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें आपकी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। दूसरी एग्जांपल एक और देता हूं आपको, प्रोडक्ट प्राइस। हम नॉर्मली कहते हैं यार, एक तो यार कीमतें आजकल बढ़ती जा रही है यार, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये स्टेटमेंट की हद तक तो सही है, लेकिन जब मैं क्लेम करूंगा तो मुझे बाकायदा कोई वजह बतानी होगी कि प्राइसेस इंक्रीज इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन प्रोडक्ट फीचर्स आर एनहांस्ड। यार प्राइसेस उस वक्त बढ़नी चाहिए जब आप प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर्स भी बढ़ा रहे हो, कुछ खूबियां बढ़ा रहे हो, कुछ क्वालिटी बढ़ा रहे हो। ऐसे थोड़ी है कि चीज वही है और कीमत आपने बढ़ा दी, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। तो प्राइस बढ़ाने के लिए दुनिया में आपको उसके अंदर फीचर्स, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाना होता है, फिर आपके पास राइट है कि आप प्राइस बढ़ाइए। तो अब ये क्या है कि अब क्लेम समझ में आता है लोगों को कि हाँ यार सही बात है, अगर क्वालिटी ही इंप्रूव नहीं कर रहा है, उसी पुरानी जो क्वालिटी के ऊपर, पुरानी चीज के ऊपर आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सी बात हुई। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो आपको क्लेम के लिए अब एक जस्टिफाइड बात मिल गई। यू गॉट द पॉइंट। ओके, दो एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, तीन आप पढ़ लीजिएगा नीचे वाली। राइट। सो हमने समझाने की कोशिश की कि एक सिंपल स्टेटमेंट और एक क्लेम स्टेटमेंट में, क्लेम में क्या फर्क है, और लोग आपके सिंपल स्टेटमेंट को नहीं मानते, वो क्लेम प्रॉपरली एविडेंसेस की बेसिस पे हो तो मानते हैं, वरना वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। राइट। अच्छा, आपने क्लेम को सपोर्ट करते हैं किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे, किसी एविडेंसेस की बेसिस पे, किसी रीजन की बेसिस पे, किसी वेरीफाइबल एविडेंसेस की बेसिस पे आप अपने क्लेम को पेश करते हैं, वरना क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपको अपने क्लेम को सपोर्ट करना पड़ता है, आपको अपने क्लेम को सपोर्ट करना पड़ता है कुछ एविडेंसेस से, कुछ डेटा से। जैसे मेरा क्लेम है कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक use can help save environment by 10%। अगर मेरा ये क्लेम है, अगर ये मेरा क्लेम है, तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा उसको कि इंक्रीज इन प्लास्टिक ओवर द इयर्स हैज कॉज्ड लॉस ऑफ सी लाइफ बाय 10%। ठीक है, कि जनाब जितनी प्लास्टिक इंक्रीज हुआ है, इसका नुकसान ये हुआ है कि समंदर के अंदर ये जो आबी हयात है, ठीक है, और वो भी प्लास्टिक वगैरह आप फिर खाते हैं, प्लास्टिक की वजह से फंसते हैं उसके अंदर, उन चीजों के अंदर तो वो अब क्या है कि वो आबी हयात भी डैमेज हो रही है इस प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि हम तो कचरा उठा के फेंक देते हैं समंदर के अंदर, बल्कि दुनिया आजकल डंप कर रही है। तो क्या है, अब उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर आपकी आबी हयात भी उसके से डैमेज होती है। राइट। इज दिस ओके? नहीं, उस पर अभी हम जाएंगे, अभी अभी पहुंचेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, मेमन उसमें लास्ट पे जाएंगे। ठीक है, ओके। सो हम क्लेम को सपोर्ट करते हैं किसी एविडेंसेस के साथ। ठीक है, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो कोई वेरीफाइबल एविडेंसेस होते हैं, ऐसे सबूत, ऐसी गवाही जो कि वेरीफाइबल हो, या इसके अलावा कोई रीजंस हो, जस्टिफिकेशंस हो, हवा में बात नहीं हो। राइट। बैक अ पर्टिकुलर क्लेम, और आप जो है, ठीक है जी। सो आपकी जो सपोर्ट है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, वो बेसिकली किसी एविडेंसेस के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे होंगी, जो कि बैक कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर क्लेम को। आपका क्लेम जो है किसी रीजन या किसी एविडेंसेस के बेसिस पे ही सपोर्ट हो सकती है। आपको सपोर्ट करनी है,
किसी चीज को सपोर्ट करना है तो उसके कुछ एविडेंसेस होंगे। आप कहते हैं मैं पास हो गया, ठीक है, हो गए, तो आपकी मार्कशीट के सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लिए हैं, वो एविडेंसेस है, वो रीजन है, कितनी परसेंटेज आई, ठीक है, तो वो आपकी पोजीशन है, कितने पेपर क्लियर हुए उसके एविडेंसेस है। राइट जी, आपको क्लेम के हक में आज में पास हो गया। आप किसी को कहते हैं मैं पास हो गया, मम्मा मम्मा पास हो गया, पापा पापा मैं पास हो गया, पापा फौरन कहते हैं बेटा मार्कशीट दिखाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटा जो है वो गड़बड़ कर सकता है। राइट, तो वो क्या, उनको एविडेंसेस चाहिए। तो कोई भी क्लेम आप करते हैं ना कि मैं पास हो गया, तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, समझ तो गए होंगे आप। कोई कहता है कल छुट्टी है, छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी का ऐलान हो गया है, तो फौरन साहब कहते हैं किसने कहा, कौन बोल रहा है, अगला कहता है टीवी पे है, टीवी पे है, कौन से चैनल पे है। तो अब ये क्या है, आप एविडेंसेस दे रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं। राइट, ओके जी, इस एग्जाम्पल को पढ़ लिया। अब चलते हैं रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आपकी होमवर्क। और एविडेंसेस बेसिकली जो होते हैं एज सपोर्टिंग सेंटेंसेस, बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं अ बेसिस फॉर आर्ग्यूएबल पोजीशन। आप एविडेंसेस की बेसिस पे और डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे आर्ग्यूएबल पोजीशन पे आ सकते हैं, दलाइल की पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, गवाही नहीं है, तो आप क्या हवा में सब अपनी दलाइल देंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथन करना है अपने दलाइल को, अपने दावे को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। राइट, याद रहेगा, आपका क्लेम जस्टिफाई तभी होगा जब उसमें दलाइल हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, ओपिनियंस हो। राइट हो, क्लियर है। हाँ, यस, सही कह रहे हैं बात। अगर एयर फेयर्स की बात करते हैं आप, एयर फेयर्स यानी जो टिकट हैं आपके, हवाई टिकट, आपके जहाजों के टिकट, एयर फेयर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो उस पर आप बात करते हैं, तो आप फिर कहते हैं जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन दे देंगे एयर फेयर्स क्यों बढ़ गए। अब हज के दिनों में 2.5 लाख तो पहुंचा हुआ टिकट तकरीबन, आम दिनों में 1 लाख से 1,50,000 के दरमियान होता है। तो उसके रीजन है, आजकल रश है, सीजन है। और एयरलाइंस भी कमाती हैं इसके बेसिस पे सीजन में। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द हज सीजन द एयर फेयर्स आर इंक्रीज। अब जस्टिफिकेशन है कि जी हर तरफ रश है, पूरी दुनिया से रश है, तमाम एयरलाइंस के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है सीट्स की, और मुसलसल जहाज लगे हुए हैं लाने ले जाने में हर मुल्क के अंदर जांच को, क्योंकि वहां पे 35-40 लाख 45 लाख का मजमा होता है, तो पूरी दुनिया से लोग जा रहे होते हैं सऊदी अरब। तो तकरीबन जो है वो प्रेशर होता है उसमें से, टिकट एयर फेयर जो होता है, टिकट जो है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ये इसकी क्लेम की सपोर्ट है, रीजन है कि क्यों बढ़ता है रेट। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि एविडेंसेस एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आर्गुमेंट पोजीशन। कि जो एविडेंसेस हैं, ये जो सपोर्ट सेंटेंसेस हैं, ये आपके आर्गुमेंट पोजीशन को बनाते हैं, उसके लिए बेस फराहम करते हैं।
वरना आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स देने के देर आर मेनी वेज एंड सोर्सेज टू पुट अप व्हेन जस्टिफाइंग फॉर अ क्लेम। आप जो अपना क्लेम देते हैं, जो अपना क्लेम आप पेश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने क्लेम को, पुटअप करते हैं अपने क्लेम को, तो उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। देयर आर मेनी वेज, राइट, देयर आर मेनी वेज। एक बात, आपका माइक ऑन हुआ है। एक बात, स्विच ऑफ योर माइक। ओके, अच्छा जी। सो देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जो है वो प्रोसीजर्स हैं कि हम अपने क्लेम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। There are many ways and sources to put up when justifying for a claim। कि हम अपने क्लेम को कैसे जस्टिफाई करते हैं, किन किन जराए से करते हैं, इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, राइट। आइए देखते हैं कौन कौन से। जैसे फैक्ट्स, ओपिनियन और एजम्पशंस, ये तीन चीजें हो सकती हैं। इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर मेनी वेज टू जस्टिफाई योर क्लेम। आपको अपने दावे को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अपने दावे के हक में फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करें, डेटा दें, अपना ओपिनियन पेश करें, अपनी एजम्पशंस पेश करें, राइट। FOA, फैक्ट्स, ओपिनियन, एजम्पशंस, FOA, राइट। तो अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पहली है फैक्ट्स, ओपिनियन एंड असम्पशंस। आइए देखते हैं ये तीनों होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्स को, कि फैक्ट्स क्या होते हैं। My dear students, a fact is something that is known with certainty or it's considered universally true। कोई चीज यकीनी हो, सर्टेन हो, हकीकत हो, राइट, सर्टेनिटी। या सर्टेनिटी हो, या वो यूनिवर्सली ट्रू हो। दुनिया में लोग उसको कहते हो कि नहीं ये बात ऐसे है। दुनिया क्या है कि हाँ सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है, राइट। अब ये यूनिवर्सल ट्रू है। Earth attracts everything towards its center with a gravitational force of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि जमीन अपनी कशिश शकल की वजह से हर चीज को अपने मरकज की जानिब खींचती है with the power of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब ये क्या है, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब कोई कहे कि मैं नीचे गिरता हूँ, फाइन, बिल्कुल सही कह रहा है, नीचे ही गिरता है, ऊपर की जाने थोड़ी गिरता है। ऊपर तो बाद में जाता है, पहले नीचे गिरता है 3-4 मंजिल की बिल्डिंग से, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है। समझ तो गए होंगे आप। तो जो चीज वेट वाली होती है वो नीचे आ जाती है जमीन पे, और जो उसमें वेट लेस होती है वो फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है। इसका वजन नहीं होता, ऊपर चली जाती है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप। सो a fact is something that is known with certainty or is considered universally true। कि फैक्ट जो होते हैं वो एक हकीकत का नाम है, सर्टेनिटी का नाम है, या एक ऐसी चीज का नाम है जो कि यूनिवर्सली ट्रू हो, राइट। जबकि ओपिनियन क्या है? ओपिनियन ये है
क्या? ओपिनियन ये है, एन ओपिनियन इज अ पर्सनल बिलीफ और जजमेंट, मेरा अपना जाती जो मेरा यकीन है, जाती बिलीफ जो है किसी और का नहीं है, मेरा है। और जाती जजमेंट मेरी जो है, मेरी जाती स्पेसिफिक नॉलेज के बेस पे जो है, उसे मैं अपना ओपिनियन कहूंगा। उसे मैं अपना क्या कहूंगा? ओपिनियन कहूंगा। यू गॉट इट? उसे मैं ओपिनियन कहूंगा। तो एन ओपिनियन इज अ पर्सनल बिलीफ। ओपिनियन जो है वो पर्सनल बिलीफ को कहते हैं और जजमेंट को कहते हैं। राइट? बिलीफ और जजमेंट को कहते हैं। ना, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नॉलेज, जो कि आपकी स्पेसिफिक नॉलेज के बेसिस पे आपका बिलीव कर रहा है। राइट? कोई और माने नहीं माने, आप अपनी नॉलेज के बेस पे कह रहे हैं कि ये ऐसे होता है। ठीक है? तो फैक्ट क्या है? मैंने बता दिया। राइट? फैक्ट क्या है? इज समथिंग दैट इज नोन एज सर्टेनिटी और एज कंसिडर्ड यूनिवर्सली ट्रू। फैक्ट एक ऐसी चीज है जो कि सर्टेन चीज हो, यकीनी चीज हो, या उसे यूनिवर्सली ट्रू कहा जाए। और ओपिनियन क्या चीज है? ओपिनियन क्या चीज है? ये आपका पर्सनल बिलीव होता है, जाती राय होती है, जाती जजमेंट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। कोई और माने ना माने, यूनिवर्सली ट्रू है या नहीं है, आप कह रहे हैं कि यार मेरे मुताबिक तो ये ऐसे है, मैंने किताब में पढ़ा है, मैंने रिसर्च की है, भाई मेरे भी हिसाब से तो ये ऐसे है। ये आपकी स्पेसिफिक नॉलेज के बेस पे है, आपका पर्सनल बिलीव है, पर्सनल जजमेंट है, इसलिए हम इसे ओपिनियन कहेंगे। आपकी जाती राय को हम ओपिनियन कहते हैं, राय कहते हैं। अब आते हैं इजम्पशन की तरफ, कि इजम्पशन क्या है। इजम्पशन इज द बिलीव विदाउट एनी प्रूफ और सपोर्टेड क्लेम। जब आपका आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई सपोर्टेड क्लेम भी नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, फिर आप एज्यूम करते हैं, फिर आप फर्ज करते हैं। एज्यूम कैसे करते हैं? जैसे आप मैथ के अंदर फर्ज करते हैं कि फर्ज किया, लेट्स से x इज इक्वल टू वाई, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता शुरू में। ठीक है? आप एज्यूम कर रहे होते हैं, फर्ज कर रहे होते हैं। तो ये जो एजम्पशन है ना, इसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, किसी क्लेम की जरूरत नहीं है सपोर्ट करने के लिए। राइट? अपने दावे के हक में किसी क्लेम की, आपको किसी एविडेंसेस, किसी डेटा, किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत नहीं है। राइट हो गया जी? सो द assumption is the belief without proof and supported claims. डन है? सो assumption के लिए आपको किसी बिलीव, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। राइट? आई होप कि नाउ इट इज अंडरस्टूड। ये जो मैं कलरफुल जो पूरा एक बुक को गोला गंडा बना रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जनाब कौन कौन सी चीज क्या है, हर चीज अलग अलग हो गई है, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग अलग हो गए कि फैक्ट्स क्या है, ओपिनियन क्या है, एजम्पशन क्या है, FOA क्या चीज है। राइट जी? सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, गो थ्रू दीज एग्जांपल्स क्विकली।
अब देखें, हम फैक्ट्स की एग्जाम्पल और ओपिनियन की एग्जाम्पल्स यहां दे रहे हैं। एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, दुनिया मानती है इस चीज को, आप माने ना माने, लेकिन दुनिया मानती है क्या, कि 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 किलोग्राम। 1 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम का वजन होता है। ठीक है, 1 लीटर दूध के अंदर 1 किलोग्राम पानी का वजन होता है। सब ये दुनिया मानती है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि 1 लीटर में के अंदर भी 1000 मिलीलीटर है, 1 किलोग्राम के अंदर भी 1000 ग्राम्स है। ठीक। सो तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर हमने चेंज कर दिया इसको तो अलग चीज है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर 1 किलोग्राम जो है होते हैं। राइट। वो एक अलग बात है कि हमारा गवाला जो है, वो ये जो हमारे दूध देने वाले जो लोग हैं, वो 1 लीटर में 900 ग्राम का दूध दे दें, लेकिन ओरिजिनली 1 लीटर का मतलब है 1000 ग्राम्स। यूनिवर्सल फैक्ट है ये। अच्छा, ओके, चले जी, गलती से इन्होंने मिस्टेक कर दिया फिर। अरसलान कह रहे हैं कि एज पर गूगल 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम नहीं होता, 900 होता है। 900 होता है। आर यू श्योर? गूगल यही बता रहा है, चेक करें। अच्छा, ऑयल या मिल्क जो है, अगर हम उसको वजन करेंगे 1 लीटर को, तो वो 900 ग्राम निकलेगा। ओके, मैंने कभी टेस्टिंग नहीं की है, तो मुझे नई चीज बताई है अरसलान ने। अरसलान, दूध का कारोबार तो नहीं है? समझ तो गए आप? हाँ, ये दूध का कारोबार हो और आप 1 लीटर के अंदर 900 ग्राम दे रहे हो लोगों को। तो ये 100% ऐसा है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम है? 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम है, क्योंकि लिक्विड लीटर में काउंट किया जाता है, उसका वजन करें अगर लिक्विड का, तो कितने ग्राम है? ये गूगल करें कि 1 लीटर कंप्राइजिंग हाउ मेनी ग्राम्स। जी, आप लोग तो कैलकुलेशन में लग गए, जबरदस्त। हाँ, मे बी विस्कोसिटी की वजह से। यस, ऐसा हो सकता है, विस्कोसिटी की वजह से हो सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, ये करो आप। देखें, रफीउल हुदा ने कर लिया है कंफर्म, वो कह रहे हैं 1000 ग्राम्स आ रही है सर। ठीक है। सो यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है उसके अंदर जो है 1 किलोग्राम का वजन होता है। ओके, चलें जी, आगे चलते हैं। Facts and the study found confirms the study found confirms that atom consists of subparticles। ठीक है, ये स्टडी के अंदर प्रूव हो गया है कि एटम के अंदर सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ठीक है, अब ये फैक्ट्स हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कोविड-19 इज अ वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। कि कोविड-19 जो है वो वायरल कम्युनिकेबल डिजीज थी, ये फौरन से फैलती थी, लोगों को एक दूसरे से लग जाती थी। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है, फैक्ट पे बेस है। अब ये तो थे सारे फैक्ट्स।
जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब आते हैं ओपिनियन पे, क्योंकि फैक्ट्स के बारे में मैंने कहा था कि वो सर्टेन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रू होते हैं। अब आते हैं ओपिनियन पे। ओपिनियन क्या चीज है? मेरी राय, आपकी राय, किसी स्पेसिफिक नॉलेज के बेस पे, किसी जजमेंट के बेस पे मेरा बिलीव बन जाए, मेरी राय बन जाए, आपकी राय बन जाए, आपका बिलीव बन जाए, दैट इज कॉल्ड ओपिनियन। ये जो हम कहते हैं ना, इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, आई थिंक, ये जो कहते हैं ये ओपिनियन ही तो होता है। अब मैं कहता हूँ इन माय ओपिनियन या इन माय व्यू, इट इज बेटर टू लिव इन यूके रादर देन यूएसए। जो लोग यूके में रहते हैं वो यूएसए में रहना पसंद नहीं करते। यूके पुरसकून लाइफ है, टेंशन नहीं है, 9 to 5 जॉब करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। जबकि यूएसए वगैरह की तरफ क्या है, कनाडा की तरफ, यूएसए की तरफ क्या है, 24 घंटे मशीन की तरह इंसान चल रहा है। राइट, सुकून नहीं है, पैसा बहुत, सुकून निश्ता। सो इन माय व्यू, इट इज बेटर टू लिव इन द यूके देन द यूएस देन इन यूएसए। लेकिन एक आदमी है वो कहता है कि नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि पैसा पैसा पैसा, मैं तो यूएसए में कमा रहा हूँ, तो उसके लिए यूएसए में रहना सही है। राइट। अब मैं कहता हूँ आई थिंक इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, मेरे ख्याल में आज थोड़ा ठंड है कल के मुकाबले में। तो अब ये मेरी राय हो सकती है, हो सकता है आपकी राय ना हो। मुझे ठंड लग रही है, पूरी दुनिया को गर्मी लग रही है। राइट। इट इज क्लेम दैट लीगल एज फॉर ड्राइविंग मस्ट बी 15। राइट, लोगों की राय है कि लीगल एज को 15 साल कर दिया जाए। यहाँ तो 18-20 साल वाले उड़ाते फिर रहे हैं गाड़ियों को। वो समझते हैं कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ गए, उड़ाते जाओ इसको, जमीन पे नहीं, हम तो आसमान पे उड़ रहे हैं। 15 साल वालों को दे दी तो फिर तो वो तो उड्डी उड्डी जावा, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाम, फिर तो बिल्कुल वो, उनके तो विंग्स लग जाएंगे, वो तो वाकई उड़ा देंगे गाड़ी को। वो तो दो दो टायर पे करतब दिखा रहे होंगे चला के लोगों को। राइट। तो ये किसी एक का ओपिनियन तो हो सकता है कि 15 साल में लाइसेंस दे दें। ठीक है कि बच्चे को मम्मा को शॉपिंग के लिए लेके जाना पड़ता है, और वालिदैन जो बाबा होते हैं वो ऑफिस में होते हैं, तो मम्मा को शॉपिंग के लिए कौन लेके जाए? तो 15 साल का बेटा है तो वो ले जाएगा। तो हो सकता है कि किसी की राय हो सकती है, लेकिन लेकिन वैसे नहीं। हाँ, अरब्स के पास पैसा बहुत, पैसा बहुत, सुकून नहीं है। तो अरब्स तो करते हैं, अरब्स के यहाँ तो है ही सब। चले जी, हमने इसकी एग्जांपल्स ले ली। अच्छा जी, अब मैं फैक्ट्स और ओपिनियन का, मतलब क्लेम, क्लेम की फिर सपोर्ट कैसे करते हैं, फिर उसको हम फैक्ट्स ओपिनियन के जरिए से अपने दावे को कैसे पेश करते हैं, वो बताने की कोशिश करूंगा। राइट, और हर एक टेबल के अंदर हम एक या दो एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, बाकी फिर आप कर रहे हो। अब देखिए यहाँ एग्जांपल दी हुई है, क्लेम है हमारा, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरनमेंट बाय 10%, ये हमारा क्लेम था। ठीक है, उसको रीजन थे, जस्टिफिकेशन थी, इसलिए सपोर्ट, क्योंकि क्लेम जब भी होता है किसी जस्टिफिकेशन रीजन की बेस पे होता है, कोई एविडेंस की बेस पे होता है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन की बेस पे होता है।
अब सपोर्ट मैंने किया है इसको किसी से कि इंक्रीज इन प्लास्टिक ओवर द years has caused loss of sea life by 10%. अब मैं इसको सपोर्ट किया इस चीज से क्योंकि ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लेम को हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज से। अब इसके लिए मैं फैक्ट्स या ओपिनियन दूंगा, तो मैं कहूंगा इज द फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन बाय होम। अब मुझे इसके लिए इस दावे को, क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, क्लेम को सही साबित करने के लिए मुझे जो फैक्ट्स या ओपिनियन देना है, तो वो फैक्ट्स और ओपिनियन को हमने ये बताना होगा कि जनाब क्या वो साइंटिफिकली प्रूव है, ये बात किसने कहा है, साइंटिफिकली किसने प्रूव की है बात, मुझे ये चीज बतानी होगी यहाँ पे, तब जाके मेरे क्लेम को माना जाएगा, वरना ये हवा में उड़ जाएगा गैस की तरह से मेरा क्लेम। तो क्लेम को प्रूव करने के लिए आपको सपोर्ट करनी पड़ती है, कुछ फैक्ट्स और ओपिनियन आपको देने पड़ते हैं, और फैक्ट्स जो होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसलिए आपको फैक्ट्स देने होंगे कि भाई किस बेस पे कह रहे हैं ये, और किसने कहा है ये, राइट, ये आपको बताने होंगे, तब जाके आपका फैक्ट्स या ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। बगैर किसी साइंटिफिक स्टडी के, बगैर किसी प्रूफ के आप कह रहे हो हवा में, तो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस इंक्रीजेस इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन प्रोड्यूस फीचर्स आर एनहेंस्ड, प्रोडक्ट फीचर्स आर एनहेंस्ड। प्राइस इंक्रीज जो है उसी वक्त जस्टिफाइड हो सकती है, मौजू हो सकती है, मुमकिन हो सकती है, जब उस प्रोडक्ट के फीचर्स को एनहेंस किया जाए, उसमें कुछ मजीद फीचर्स या खूबियां डाली जाएं। ये मेरा क्लेम है। सपोर्ट मैंने किया इसको, कंज्यूमर्स आर नॉट, क्योंकि कंज्यूमर जो है विलिंग नहीं है पे करने के लिए ज्यादा, उसी चीज को आप ज्यादा प्राइस में ले रहे हो, पुरानी वाली को फीचर्स आपने ऐड नहीं किए, तो कंज्यूमर उसको हेजिटेट करता है लेने से। ठीक है, वो नहीं लेता उसको। अब फैक्ट्स और ओपिनियन के लिए मुझे क्या करना है, इज द ओपिनियन जनरल, क्या ये आम ओपिनियन है, और बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। अगर आम लोगों को ओपिनियन है तो इतनी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है फ्रॉम द इंडस्ट्री कि जी प्राइस ज्यादा है चीज के मुकाबले में, चीज की वैल्यू के मुकाबले में, तो अब आपके पास एक जेन्युइनली इंडस्ट्री से रेलेवेंट जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन आया है, तो अब ये एक लाइक फैक्ट्स ये ओपिनियन हो सकता है कि ठीक है, इंडस्ट्री का जब आदमी कोई कहता है कि हाँ यार फीचर एड्स के बगैर आपको प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, तो फिर ये ओपिनियन एक सॉलिड ओपिनियन है, क्योंकि वो शख्स उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट। डन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पे, एयर फेयर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल प्राइसेस। मेरा क्लेम है कि जनाब जो एयर फेयर्स हैं, जो किराए हैं, हवाई किराए हैं हवाई जहाज के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए फ्यूल प्राइस की। फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो किराए बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हमने सपोर्ट क्यों की, सपोर्ट क्या चीज है कि यार फ्यूल्स क्यों बढ़ गए, फ्यूल प्राइस। तो हमने कहा फ्यूल सप्लाई टू एयरलाइंस हैज बीन लिमिटेड। फ्यूल जो सप्लाई है एयरलाइंस को, वो लिमिटेड हो गई है, कम हो गई है, कॉजिंग इंक्रीज इन एयरफेयर, क्योंकि उसके जो है कॉजिंग इंक्रीज इन एयरफेयर। तो फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, इसलिए एयरफेयर बढ़ गए हैं। इज द ओपिनियन जर्नल। अब हमने इसको अब देखना है कि ये ओपिनियन क्या जर्नल है या इंडस्ट्री बेस्ड, ठीक है। अगर ये जर्नलाइज्ड है तो फिर तो नहीं चलेगा, क्योंकि फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ओपिनियन मेरी जाती राय होती है, लेकिन किसी खास साइंटिफिक बेसिस पे होती है, किसी डेटा की बेस पे होती है, मेरी जाती राय है, कोई और माने ना माने, लेकिन मेरी अपनी किसी बेसिस पे है,
ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि ओपिनियन जो है बेसिकली पर्सनल बिलीव्स के जजमेंट पे बेस करता है, जो कि आपकी स्पेसिफिक नॉलेज होगा उस चीज के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी उस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे भी यही हम कह रहे हैं कि इफ इज द ओपिनियन जर्नल, क्या ये ओपिनियन जनरलाइज है लोगों का, और बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, या किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की जानिब से है। अगर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की जानिब से है फिर तो ये सही है, फिर तो इस ओपिनियन को माना जाएगा, राइट। और आम आदमियों की तरफ से होगा तो नहीं माना जाएगा। डन हो गया? ओके। तो आगे चलते हैं। नाउ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल डिस्कशन का जो पोर्शन था वो हो चुका है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स और उसकी डिफरेंट चीजों पे चलते हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह पे। The next part is example and illustrations. My dear students, एग्जाम्पल्स समझाने के लिए होती हैं, इलस्ट्रेशंस आपकी ग्राफ्स, टेबल्स, ये सब चीजें आपकी इलस्ट्रेशंस होती हैं, राइट। ये आपकी एक्सप्लेनेशन को मजीद विविड यानी क्लियर करती हैं, राइट। एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस आपकी पोजीशन को मजीद क्लियर करती हैं। यू गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल्स के जरिए से और इलस्ट्रेशंस यानी ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स के जरिए से हम अपनी एक्सप्लेनेशन को मजीद क्लियर करते हैं, विविड करते हैं यानी क्लियर करते हैं। इसलिए हम इसके इसीलिए हम ग्राफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। यस, इजी टू अंडरस्टैंड इससे होता है। ग्राफिक्स हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा कई दफा हम ग्राफ शो कर रहे होते हैं, ठीक है, या एडिशन टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई हम ऐसी चीज दे रहे होते हैं जिससे कि हमें वो चीज समझाने में आसानी हो, राइट। तो टेबल्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट्स हो गए, ये सिचुएशन समझाने में आसानी हो जाती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, आवर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर लिविंग इन फियर ऑफ लूजिंग द जॉब टू रोबोट्स इन नियर फ्यूचर। मेरा क्लेम है कि आजकल हमारी जो आजकल की वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो खौफ में है कि आइंदा मुस्तकबिल करीब में हम लोग जॉब से हाथ धो बैठेंगे, बिकॉज के हर जगह रोबोट्स आ रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, राइट। तो अब इंसान की जगह रोबोट्स बैठ के लग जगह जगह काम कर रहे हैं। इंसान को तो गर्मी भी लगती है, इंसान थकता भी है, इंसान को भूख भी लगती है, खाना भी खाना होता है, उसके लिए भी जाना पड़ता है, उसको गैप चाहिए होते हैं। रोबोट्स तो इन तमाम फीलिंग से आजाद है। उनसे तो आप 24 घंटे काम करवाइए, 24/7/365 डेज, राइट। तो काम करके देगा, वो तो नहीं कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, वो तो नहीं कहेगा मैं थक गया, वो तो नहीं कहेगा मुझे ईद की छुट्टी चाहिए, वो तो नहीं कहेगा मुझे खाना खाने जाना है। तो ये बड़ा एक इश्यू है कि आजकल की वर्कफोर्स डर गई है कि हर जगह पे रोबोट आ गए हैं, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो हमारा होगा क्या कालिया, तेरा की बनेगा, राइट। समझ रहे हैं ना? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। अब
रिसर्च ये कहती है कि जी इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 2,65,000 robots are currently deployed at factories across the country. रिसर्च ये कहती है कि 2,65,000 रोबोट्स तो अभी भी काम कर रहे हैं। जिसने काम संभाल लिया है तो आइंदा आने वाले वक्त में तो लाखों रोबोट्स आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? राइट। तो हम एग्जाम्पल्स के जरिए से, इलिस्ट्रेशन के जरिए से, ग्राफ्स के जरिए से, टेबल्स के जरिए से अपनी चीजों को मजीद, अपने क्लेम को मजीद एक्सप्लेन करते हैं, आसानी से क्लियर करते हैं, ताकि एक्सप्लेनेशन हमारी क्लियर हो जाए। राइट। टीवी पे देखिए ना, ग्राफ दिखा रहे होते हैं, टेबल्स दिखा रहे होते हैं, ठीक है, और फिर कुछ देर के बाद कमेंटेटर कहता है, वो क्लेम करता है। क्लेम ऑफ अ कमेंटेटर क्या होता है ड्यूरिंग द मैच? ये मैच अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। राइट। तो वो स्टैटिस्टिक्स, वो टेबल जो सामने है, वो जो ग्राफ नजर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई अब जो है वो ऑपोजिट टीम जो है ऊपर आ गई है, और पाकिस्तान जो है उसके पास इतना नहीं है, विकेटें खत्म हो गई है, विकेटें नहीं रही है। तो अब ये आपको मैच की पोजीशन समझाने में आसानी हो रही होती है, बिकॉज ऑफ द टेबल्स एंड ग्राफ्स। राइट। एक आदमी पूरा दिन की कमेंट्री बता रहा हो, आज जब सुबह पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने यही किया, तो पहले बैटिंग करने के लिए फलाया, उन्होंने इतने रन बनाए, फिर फला इतने रन पे इतनी विकेट गिरी, इतने पे ये हुआ, इतना पे वो हुआ। 1 घंटा 2 घंटा कमेंटेटर कमेंट्री करता रहेगा कि सुबह से क्या हुआ है। और इसके मुकाबले में आप कुछ सेकंड के लिए एक स्कोर कार्ड दिखा दीजिए टेबल की सूरत में कि किसने कितने रन बनाए हैं, ठीक है, उसकी विकेट किसने ली है। वो एक टेबल या एक ग्राफ काफी होगा। राइट। तो आप खुद सोचिए कि एग्जाम्पल्स और इलिस्ट्रेशंस और ग्राफ्स और टेबल्स आपके मौकफ को साबित करने के लिए, दावे को साबित करने के लिए, क्लेम को साबित करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। ओके, आगे चलते हैं। रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, राइटर्स आमतौर से जब कोई चीज लिखते हैं, जब कोई आर्गुमेंट्स देते हैं, तो ज्यादातर उनका अपना ओपिनियन होता है, जाती स्टडी होती है जिसके बेस पे बात कर रहे होते हैं। अब अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए उनको ऑथेंटिक किस्म का, क्रेडिबल किस्म की कोई सोर्स चाहिए, साइटेशन चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए जिससे वो प्रूव करे। हवा में बातों से प्रूव नहीं कर सकते। तो जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं तो हम रेफरेंसेस देते हैं, हवाला देते हैं कि जनाब ये मैं किस बेस पे बात कर रहा हूं, या ये मैंने किस जगह से ली है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि प्लास्टिक टेक्स ईयर्स टू डिकम्पोज देन अदर मटेरियल्स। अगर मैं ये बात करता हूं तो प्लास्टिक जो है ना, वो साल हा साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में, गलने में, इसीलिए लाइनें चौक हो जाती हैं। तो ये कौन कह रहा है? ये WER ने 2017 में कही है, तो मैंने रेफरेंस दे दिया उसका। यू गॉट इट। इसी तरह से इट इज एस्टिमेटेड that more than 265,000 robots are currently deployed at factories across the country. तो कौन कह रहा है ये मैं अपनी राय को सपोर्ट कर रहा हूं। RIA ने कहा है, जो भी हिसाब है 2016 में ये चीज आई है। राइट। तो मुझे रेफरेंस देना होगा उस शख्स का, या उस मैगजीन का जहां छपा है, या उस वेबसाइट का जहां वो छपी हो चीज। तो मुझे रेफरेंस देना होगा ताकि लोगों को बता सकूं कि ये जनाब जाती राय सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मैं अपनी राय का जो इजहार कर रहा हूं, मैं इस चीज के बेस पे कर रहा हूं कि फलां फलां ने ये बात इतने अरसे पहले साइंटिफिक स्टडी की बेसिस पे की हुई है। यू गॉट इट डियर्स। ओके, अब चलते हैं अपील की जानिब।
Arguments persuade readers towards certain actions by way of appeals. हम अपील के जरिए से भी लोगों को कन्विंस करते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर आप एम्पायर को अपील करते हैं, ठीक है, पूरी टीम उछल के खड़ी हो जाती है, हाउस है। तो एम्पायर उनके अपील को देखता है कि हाँ यार कुछ है या नहीं है। अगर वो हो रही होती है तो वो आउट दे देता है करार, नहीं होती तो नहीं कहता, नहीं देता। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है आपके वो भी परसुएट करते हैं, रेफर करते हैं रीडर को टुवर्ड्स सर्टेन सेक्शंस बाय वे ऑफ अपील। यानी आप राइटर जो होता है वो अपीलिंग स्टाइल में भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अपील जो है वो हमेशा लॉजिकल बेस पे होनी चाहिए। अपील हमेशा लॉजिकल बेस पे होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। अपील में भी लॉजिकल, जब मैं लॉजिकल कहता हूं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डेटा है। यू गॉट इट। जब भी मैं कहूंगा कि अपील करनी है हमने किसी लॉजिकल बेसिस पे, तो लॉजिकल बेस पे हमेशा कोई डेटा होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कोई स्टैटिस्टिक्स होगा, राइट। ऐसे आप विदाउट एनी लॉजिकल अपील नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी आप अगर बगैर किसी उसके अपील करते हैं तो क्या होता है, एम्पायर नहीं मानता। वो अगर ज्यादा डिटेल में जाए तो वो थर्ड एम्पायर को कह देता है, थर्ड एम्पायर जाके उसको देख लेता है, रिव्यू करवा लेता है, एक्शन रिप्ले, राइट। सो आर्गुमेंट्स जब भी आप परसुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर आप अपील कर रहे हैं तो अपील हमेशा लॉजिकल बेस पे होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स या स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे होगी, राइट। नंबर वन। अपील में बी लॉजिकल, नंबर वन। नंबर टू, इमोशनल। अपील इमोशनल भी हो सकती है, जैसे बच्चे नहीं रो के या कोई शख्स रो के आंसू दिखा के आपको अपील कर रहा होता है, राइट। जैसे आमतौर से देखा गया होगा, कई बच्चे जो है वो इमोशनली आपको जो है वो अपील कर रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं इमोशनली। बात बात पे रो जाना, बात बात पे आंसू बहा देना, बात बात पे इनोसेंस जाहिर करना अपनी। हाँ, तो बेसिकली उससे क्या होता है कि ट्रिगरिंग इमोशन, फियर्स, लव और हेट। इमोशनल अपील से आप जो है ना इमोशंस ऑफ फियर, इमोशंस ऑफ लव या इमोशंस ऑफ हेट को ट्रिगर करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। खैर, आजकल इतने आराम से तो कोई किसी के इमोशंस में नहीं आता, चाहे वो फियर के हो, लव के हो या हेट के हो। पूरा एग्जामिन करते हैं, अगले समझते हैं सिचुएशन को, उसके बाद सोचते हैं कि ये इक्रो थी रो है, राइट, ये क्या हो रहा है। हाँ, मासूम लोग बेचारे, दुनिया का कुछ नहीं पता हो, वो बेचारे इमोशनल ब्लैकमेलिंग में, इमोशनल ट्रिगरिंग जो होते हैं उसमें आ जाते हैं। हाँ, पर्सनल लाइफ में भी आप लोग देखें, एडवर्टीजमेंट्स में देखें, ठीक है, वो इमोशनली आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं। कहीं लॉजिकल फैक्ट्स के जरिए से आपको अपील करते हैं, कहीं इमोशनली करते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा एथिकल अपीलिंग भी होती है, अखलाकी भी, अखलाकी तौर पर भी अपील होती है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपील्स हैं। एथिकल अपील आपके वैल्यूज और बिलीव्स की बेसिस पे होती है।
आपके मास्टर की वैल्यूज और जो बिलीव्स हैं उसके बेसिस पे अपील होती है आपकी एथिकल अपील। यू गॉट इट? सो जब हम रीडर को अपील करते हैं तो अपील में बी based on logical facts and figures, data, statistics. It could be emotional कि आप hate या love या fear के emotions के जरिए से अपील कर रहे हो, या ethical बेस पे कि जहां values और beliefs की बेसिस पे आप अपील कर रहे हो। तो अपील आप राइटिंग के अंदर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी अपनी दावे के हक में, अपने क्लेम के हक में जो अपील करते हैं लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। लॉजिकल अपील क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2016 alone, North American airline vendors increased their prices by 8%, costing around 817K dollars per flight. तो अब ये डेटा है, इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रही हैं 2016 की। तो जब डेटा हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, तो वो लॉजिकल अपील होती है। ठीक है जी। अब इमोशनल अपील पे आते हैं, जज्बात वाली, एहसासात वाली अपील पे। तो उसमें क्या है? सिंस एयरलाइंस आर इंक्रीज देयर प्राइसेस, पीपल विद इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर अवॉइडिंग ट्रैवल एंड बुकिंग लेसर फ्लाइट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब ये इमोशनल है, जज्बात वाली है। इमोशनल में क्या होता है कि आप जो है वो ट्रिगर करते हैं, तो फियर या लव या हेट, तो उसमें कोई एक फियर आ रहा है, ठीक है, कि जो प्राइस का जो फियर है, प्राइस के बढ़ने की वजह से लोगों की जो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में इस साल लोगों की फ्लाइट्स कम जा रही हैं, लोग कम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं एथिकल, अखलाकियात की बेसिस पे अपील। अखलाकियात की बेसिस पे अपील कैसे है? जैसे एज अ नॉलेजेबल एक्सपर्ट with vast experience within aviation, it is not to say it is to say that a surge in price is inevitable. ठीक है, यानी एक नॉलेज एक्सपर्ट जिसका जो है एयर इंडस्ट्री में, एविएशन के अंदर एक्सपीरियंस है, राइट, वास्ट एक्सपीरियंस है, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे कह रहा है, ठीक है, कि प्राइस जो है वो इनएविटेबल है। प्राइस जो है, सर्ज इन प्राइस इनएविटेबल, यानी कि प्राइस का बढ़ना अब नागुजीर है। ठीक है, ऐसी हालात हैं या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो तजुर्बा के तौर पे कह रहे हैं। तो ये एथिकल आपकी अपील है कि जनाब अब बढ़ाने ही पड़ेंगे किराए, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, तो बढ़ाना पड़ेगा। सो दीज आर द थ्री टेक्निक्स यूज फॉर द अपील: लॉजिकल अपील, इमोशनल अपील और एथिकल अपील, राइट। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज काउंटर आर्गुमेंट्स एंड रिबटल्स। कि काउंटर आर्गुमेंट्स और रिबटल्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। Counter arguments and rebuttals. My dear students, counter arguments are basically rebutted to weaken the arguments against the claim. My dear students, काउंटर आर्गुमेंट्स के जरिए से हम तरदीद करते हैं। रिबटल का मतलब है तरदीद करना, इनकार करना। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जज साहब के सामने
के वकील ने कहा, जिस पर इल्जाम है कि इसने मर्डर किया हुआ है, मिसाल के तौर पे कि माय लॉर्ड, ये प्रूव हो रहा है इसने मर्डर किया है, फला फला शख्स ने इसको देखा है। तो जब उसके बाद दूसरी पार्टी का जो वकील है वो जब अपने बयान देता है, वो जवाब देता है, तो वो उसका काउंटर करता है, उसका काउंटर आर्गुमेंट करता है। काउंटर आर्गुमेंट का मतलब है जवाबी दलाइल देता है। वो जवाबी दलाइल देता है कि नहीं मिलॉर्ड, ये साबित नहीं हो रहा है कि ये उस वक्त वहां मौजूद था, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें साबित हो रहा हो कि उस वक्त मर्डर के वक्त मौजूद था। तो एक शख्स अगर आर्गुमेंट देता है, एक वकील, तो दूसरा उसको काउंटर करता है, काउंटर आर्गुमेंट्स, जवाबी दलाइल के जरिए से इनकार करता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। घरों भी ऐसा होता है कि बाबा ने आपको कहा कि ये तुमने ऐसे ऐसे किया है, तुमसे पढ़ते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, और हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो। हाँ, उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया और आपने काउंटर आर्गुमेंट क्या किया, करना तो नहीं चाहिए वैसे, साल के तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा नहीं बाबा, मोबाइल तो मैं इसलिए यूज करता हूँ कि उसमें आजकल उसके बगैर गुजारा नहीं है, हमारे सारे मैसेजेस उस पे आते हैं, हमारे सारे लेक्चर्स पे आते हैं, हमारी सारी चीजें उसी पे आती हैं। आपने क्या किया, आपने काउंटर आर्गुमेंट के जरिए से इनकार किया कि नहीं बाबा ऐसा नहीं ऐसा है, तरदीद किया आपने। तो काउंटर आर्गुमेंट्स के जरिए से हम रिबटल करते हैं, तरदीद करते हैं, यह हमारा जवाबी दावा होता है। ठीक है, दावा एक पार्टी का, फिर दूसरा जवाबी दावा। समझ में आई बात? इज दिस ओके? सो काउंटर आर्गुमेंट एंड रिबटल का मतलब है कि किसी दावे के जवाब में काउंटर आर्गुमेंट, किसी आर्गुमेंट के जवाब में आपका काउंटर आर्गुमेंट, उसके बाद उसका रिबटल, यानी उसके जैसे हम रिबटल करते हैं, तरदीद करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। राइट, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा है। अब जैसे क्लेम है हमारा, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरनमेंट बाय 10%, हमारा दावा है। ठीक है कि 10% जो है वो प्लास्टिक यूज अगर कम कर दिया जाए, तो यानी प्लास्टिक को हम कम यूज करना शुरू करते हैं, एनवायरनमेंट 10% हमारा बेहतर हो जाएगा। सपोर्ट हमने किया कि इंक्रीज इन प्लास्टिक ओवर द इयर्स हैज कॉज्ड लॉस ऑफ सी लाइफ बाय 10%। ठीक है कि जी समुद्री हयात जो है वो 10% जो है वो तकरीबन डिक्रीज कर गई है, मतलब डिक्लाइन कर गई है, लॉस हुआ है, आबी हयात मुतासिर हुई है, मछलियां मर गई हैं। ये हमने सपोर्ट किया मिसाल के तौर पे। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है कि ह्यूमंस आर द मेजर, इसका इसका वो कह रहे हैं कि मतलब कि कौन जिम्मेदार है इसका, राइट? हम काउंटर आर्गुमेंट और रिबटल के जरिए से हम क्लेम का जवाब देंगे कि ह्यूमंस, के भाई ठीक है नुकसान हुआ है, समुद्री हयात का हमारा क्लेम है, लेकिन भाई इसका जिम्मेदार कौन है? तो काउंटर आर्गुमेंट किया कि ह्यूमंस आर द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, इट इज वी, ये हम लोग हैं, ह्यूमन, इंसान, हु आर नॉट डिस्पोजिंग प्लास्टिक प्रॉपर्ली, जो हम प्लास्टिक को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, समंदर में फेंक रहे हैं। ठीक है, या उसको जला रहे हैं। यानी हमें तरदीद की, रिबटल किया कि अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक आर टू बी इनकरेज्ड, कि जनाब हमें प्लास्टिक के अगेंस्ट, प्लास्टिक के बजाय जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। अब ये हमने उसको, हमने काउंटर आर्गुमेंट किया और तरदीद की कि जनाब इंसान ही जब ये कर रहा है, इंसान खुद इसका मुजरिम है, इंसान खुद कर रहा है, हमने काउंटर किया, जवाबी दावा किया, तो हमने तरदीद कैसे करें? हमने तरदीद इस तरह से की कि इंसान खुद जो है वो जिम्मेदार है, इसलिए हमें एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव लेके आना चाहिए प्लास्टिक के यूज का। राइट, सेकंड एग्जांपल है प्राइस इंक्रीज इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन प्रोडक्ट्स फीचर्स आर एनहांस्ड। ये क्लेम है हमारा कि उसी वक्त इंक्रीज की जाए प्राइस ऑफ द फ्यूल, प्राइस ऑफ द ये प्राइस जिस भी चीज की हो, प्रोडक्ट्स की प्राइस जो एनहांस की जाए जब उसके अंदर कोई फीचर्स इंक्रीज किए जाए। ये क्लेम है हमारा। सपोर्ट हमने ये दी कि जनाब कंज्यूमर नहीं मानते, कंज्यूमर तैयार नहीं होते पे करने के लिए, उसी चीज की बढ़ा के प्राइस मांगे तो नहीं देते हैं।
अब काउंटर आर्गुमेंट्स क्या है, इसके दलाइल क्या है कि certain loyal customers will choose the same brand even if prices are increased. अगला कहता है नहीं, ऐसे नहीं है, जो लॉयल कस्टमर होता है वो तो प्राइस बेशक बढ़ाओ तो फिर भी ले रहा होता है, ठीक है। अगला हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, काउंटर आर्गुमेंट कह रहे हैं कि नहीं वो फिर भी लेते हैं, जवाबी दावा है उसका, ठीक है। सो हम फिर तरदीद करते हैं कि जनाब हमें दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट्स क्वालिटी मस्ट बी केप्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमेशा जो है वो जरूर मलूज़ खातिर रखें, इंटैक्ट रखें, एंड देयर मस्ट बी वैल्यू फॉर मनी, ताकि जो वो पैसा दे रहे हैं उनके पैसे की वैल्यू उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में नजर आए, राइट। इज दिस ओके? आगे नेक्स्ट पेज पे एक दो एग्जांपल्स और भी हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। सो विद दिस वी हैव डन, इज दिस ऑल ओके? डन हो गया? All clear? Any questions raised here? So, my dear students, here we have wind up the class of the day. Inshallah, see you next class. Till then, Allah Hafiz, goodbye, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.